अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ने। हमें इस 200 चेयर्स बनाने के लिए, पिछली क्लास में जो 200 चेयर्स की मिसाल थी, लेबर चाहिए। उस लेबर की क्या रेलेवेंट कॉस्ट है ये बताता हूं। जिन वर्कर्स की जरूरत है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड जो भी हैं, जिन वर्कर्स की जरूरत है वो वर्कर्स हमारे पास ऑलरेडी हायर्ड है। परमानेंट से मेरी मुराद ये है, परमानेंट का वर्ड यहां पर सिर्फ इसलिए लिखा हुआ है कि ये लोग ऑलरेडी हमारे पास हायर्ड हैं और इनके साथ एक टाइम तय हो चुका हुआ है और उनको उस टाइम के पैसे देने हैं। फिक्स सैलरीज वाले लोग नहीं है, क्योंकि फिक्स सैलरीज वाले लोग तो डायरेक्ट लेबर ही नहीं होंगे ना, वो क्या होंगे? वो तो ओवरहेड्स होंगे ना। तो अगर मैं डायरेक्ट लेबर की बात कर रहा हूं तो ये फिक्स सैलरीज वाले लोग नहीं हैं। लेकिन जैसे वर्कर जिससे हम जो पैसे जिसको देते पर आर ही हैं या देते उसको पर यूनिट ही हैं, लेकिन उसको हमने ये कहा हुआ है, क्योंकि काम ही इतना था, उसको ये कहा हुआ है कि आपसे हम इस साल में 500 घंटे काम लेंगे ही लेंगे, फारिग नहीं बिठाएंगे आपको। और अगर किसी वजह से आप फारिग बैठे तो आपको 500 आवर्स इनटू आपका जो भी रेट है उतने पैसे हम देंगे ही देंगे। इससे सैलरीड नहीं बन जाएगा, पैसे उसको मिल पर आ रहे हैं, लेकिन उसको हम ऑलरेडी हायर कर चुके। जैसे ये कॉलेज में टीचर्स की मिसाल है, जैसे अब अगर टीचर्स को कॉलेज वाले, नहीं मिसाल अजीब हो जाएगी है? कोई नहीं है रेट, कोई भी नहीं है, कोई रेट पर आर नहीं है, 250 रुपये पर आर नहीं है, फिर कोई पर आर रेट नहीं है। कॉलेज की मिसाल में असल में ये देने लगा था कि एक टीचर है जिन्होंने यहाँ पढ़ाना ही है, उन्होंने छोड़ के नहीं जाना है, तो वो मिसाल पर बदल गई ना, वो फिर मुझे लगा मिसाल ही ठीक नहीं हो रही। कोई टीचर है, कोई कॉलेज है, तो अगर कॉलेज ने टीचर को इंश्योर करना है कि वो हमारे पास ही पढ़ाया करें, तो उनको फिर एक कमिट करना पड़ेगा कि कितनी क्लासेस हम आपसे पढ़वाएंगे, ताकि टीचर को भी पता चले ना कि इतनी क्लासेस मैंने पढ़ानी है। अगर किसी वजह से, जैसे लॉकडाउन का मसला हुआ था पिछले साल, तो अगर वो क्लासेस नहीं बन सकी तो कॉलेज ने चूंकि कमिट कर लिया कि आपसे इतनी क्लासेस पढ़वानी है, इतनी पेमेंट करनी है, तो फिर वो इस कैटेगरी में ला रहा हूं मैं। फिक्स सैलरी नहीं है इससे मुराद हैं वो पर आवर वाले ही वर्कर्स, लेकिन उनसे हम एक टाइम पीरियड तय कर चुके हुए हैं कि इस टाइम पीरियड में इतने आवर्स हमने आपको हायर कर लिया है, इतने आवर्स काम लेना ही लेना है, तो उतने आवर्स के फिर पैसे देने ही देने। ये मुराद है मेरी कि उनको परमानेंट कह रहा हूं। उन लोगों से जो इस स्पेशल जॉब पे काम लेना है, या तो उनके पास स्पेयर टाइम अवेलेबल है या नहीं है। अच्छा, स्पेयर टाइम अवेलेबल से क्या मुराद है? किस में से स्पेयर? दिन के 24 घंटों में से स्पेयर? फिर 8 घंटे में से काम करते हैं 8 घंटे। जितने घंटे उनसे तय हो चुके हैं कि इतने घंटे आपने हमें देने हैं, जैसे मैंने भी मिसाल दी थी कि साल में आपसे 500 घंटे हमने काम लेना है, उन 500 घंटों में से फारिग अवेलेबल है। जैसे मैं लॉकडाउन वाली मिसाल दोबारा देता हूं, अगर किसी वर्कर को हायर कर लिया था कि हम आपसे इस साल में 500 घंटे तो काम लेंगे, लॉकडाउन की वजह से प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट उतनी नहीं हुई, तो हमें लग रहा है एज एन एम्प्लॉयर कि उस वर्कर के जो हमने 500 घंटे उससे तय किए थे उसमें से कुछ फारिग वो फिर भी बैठ जाएगा, क्योंकि काम ओवरऑल कम है हमारे पास लॉकडाउन की वजह से। ये मुराद है इससे। तो अब जिस स्पेशल ऑर्डर को एवेल्युएट कर रहे हैं, अगर उस स्पेशल ऑर्डर पे उस वर्कर के 40 घंटे चाहिए
और हमें अंदाजा है कि वो जिन 500 घंटों की उससे बात की हुई है उसमें से 60-70 फारिग हैं, तो ये वाली बात होगी, जितने हमें चाहिए वो उसके फारिग टाइम में से अवेलेबल हैं। फारिग टाइम से मुराद दिन के 24 घंटे में से फारिग, वीकेंड्स पे क्या करता है वो उनमें से, फिर जो ऑफिस के वर्किंग आवर्स हैं, जो उसे कमिटेड है, जितने के पैसे उसको देने हैं, उन घंटों में से फारिग अवेलेबल है कि नहीं। अगर उन घंटों में से फारिग अवेलेबल है तो उन घंटों के पैसे तो उसको देने ही है ना। अगर वो हमारी वजह से फारिग भी बैठेगा फिर भी तो उसको पैसे देने थे। तो अगर उन फारिग घंटों में उससे इस जॉब पे काम ले लें तो क्या फिर रेलिवेंट कॉस्ट पड़ेगी बिजनेस को? कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हीं घंटों के पैसे उसको वैसे भी देने थे, उन्हीं घंटों में वो फारिग बैठा हुआ था। तो अगर हमने उन्हीं फारिग घंटों में से उन्हीं में से इस जॉब पे काम ले लिया तो एक्स्ट्रा तो कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, तो फिर रेलिवेंट कॉस्ट 0। लेकिन इसमें मजीद 2 बातें हो सकता है कि उससे फारिग बिठाने का रेट डिफरेंट तय हुआ हो। मिसाल के तौर पे अगर पर आवर रेट 200 रुपए और उसको कहा था कि हम चाहे तुमसे काम लें चाहे ना लें, हमें तुम्हें पैसे, तुम जीतो चाहे हारो, हमें तुमसे प्यार है, तुमसे हम पूरा काम ले सके ना ले सके हम तुम्हें फिर भी फुल रेट पे करेंगे। अगर ये तय था कि फारिग भी बिठाया तब भी हम तुम्हें फुल रेट पे करेंगे, तो इस सूरत में उसको अगर फारिग बिठाना था, मैंने कहा था अगर आप ये टूटी फूटी चीजें लिखेंगे तो खास फायदा नहीं है, इसलिए अगर आप नोट कर रहे हैं तो क्या नोट कर रहे हैं, मैं तो आधी बात बोल रहा हूं आधी नहीं बोल रहा हूं, आधी लिख रहा हूं आधी नहीं लिख रहा हूं, तो इसलिए लिखा मैंने वहां हुआ है ये मेनली समझने के लिए। अगर आप इसको दरख्तों की शक्ल में बनाना चाहें तो फिर आप उसी लिखे हुए को खुद से दरख्तों में घर जाके बनाना, अगर बनाना हो तो, क्योंकि अगर मैंने सारी अंग्रेजी बोर्ड पे दोबारा ही लिख देनी होती तो फिर नोट्स देने का फायदा नहीं है। तो मैं सिर्फ टू दी पॉइंट वर्ड्स लिख रहा हूं ताकि मैं आपको फर्क बता सकूं। अगर स्पेयर टाइम अवेलेबल है, किस में से स्पेयर? जो उससे कमिट किया है, जिसके पैसे उसको देने ही देने हैं। अगर वो टाइम उसके फारिग अवेलेबल है आ जाओ आगे आ जाओ, वो वर्कर्स जिनको हम एक टाइम के लिए, अच्छा मैंने वर्ड परमानेंट लिखा है, परमानेंट पे नहीं जाइएगा, क्या मेन बात बतानी है कि उससे एक टाइम तय कर लिया है, उस टाइम के उसको पैसे देने ही देने हैं हमने, उस तयशुदा टाइम में से, उस पेड टाइम में से उसके पास कुछ फारिग अवेलेबल है क्योंकि हमें लगता है हम ज्यादा काम नहीं ले पाएंगे। तो जो नई जॉब जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं स्पेशल जॉब, उस पे जितने घंटे चाहिए और वो उसके उस एग्रीड टाइम में अवेलेबल हैं, तो उसका रेलेवेंट क्या होगा वो बता रहा हूं। अगर उससे तय था कि चाहे फारिग बिठाया चाहे काम लिया हम तुम्हें 200 पर आवर ही देंगे, इस सूरत में उसके फारिग टाइम में से अगर नई जॉब पे काम करवा लिया तो एक्स्ट्रा क्या देना पड़ेगा? कुछ भी नहीं। तो इस सूरत में रेलिवेंट कॉस्ट 0। लेकिन अगर उससे ये तय था कि हम तुम्हें काम तो तुमसे लेंगे लेकिन यार बिजनेस के हालात में पता है माड़े ही हैं, तो अगर हम तुम्हें फारिग बिठाए तो मेहरबानी तुम्हारी तुम 200 की बजाय ऐसा करना कि 160 ले लेना, बस 200 ना लेना, तुम थोड़ा सा रिड्यूस्ड रेट ले लेना। अगर तुमने काम किया, अगर हम तुमसे काम ले सके तो फिर तुम्हें 200 पर आवर मिलेगा, लेकिन किसी वजह से बिजनेस तुमसे काम ना ले सका तो चलो फारिग ही बैठे होगे ना, तुम ऐसा करना कि 200 नहीं, फिर उन फारिग वक्तों में तुम 160 ले लेना। अगर उससे टाइम तय था लेकिन फारिग बिठाने का रेट कुछ और तय था, अब इस फारिग बैठे हुए में से अगर नई जॉब पे काम करा लिया तो अब कितने देंगे पैसे? नहीं, पैसे एक्चुअली देंगे कितने? 200 पे तो 200 करेंगे ना, रेलेवेंट कितना लें? 40। क्यों? क्योंकि अगर फारिग बिठाते तो 160 तो उसको हम देने ही वाले थे, इस नई जॉब पे काम कराने की वजह से पूरे 200 देने पड़ेंगे, तो एक्स्ट्रा क्या जा रहा है? 40। तो इस सूरत में 40 रेलेवेंट होगा। दोबारा सुन लें, वर्कर्स जिनको हम एक टाइम के तहत
हायर कर चुके, उनके साथ ये तय कर लिया कि आपसे इस साल में हम 500 घंटे काम लेंगे और आपको 500 घंटों के पैसे देंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया उनसे। अब हमें उन वर्कर्स की इस नई जॉब पे जरूरत है। ये शाख क्या है कि बिजनेस में कुछ डिमांड की कमी की वजह से उसके उन 500 घंटों में से हमें लगता है कुछ फारिग घंटे वो निकाल लेगा। जितने हमें जॉब पे चाहिए उतने उसके पास फारिग होंगे। 24 घंटे में से फारिग नहीं, जितने टाइम के लिए उससे पैसे तय कर चुके हैं उसमें से फारिग। अगर उससे यह तय था कि हम तुमसे काम लें या ना लें, तुम्हें इन घंटों का टोटल 200 रुपए देना ही देना है, तो अब अगर वो फारिग बैठा हुआ था और उससे इस नए काम पे काम ले लेंगे तो कितना एक्स्ट्रा दे रहे होंगे? कुछ भी नहीं, तो जीरो रेलेवेंट। लेकिन अगर उससे यह तय था कि अगर फारिग बैठे तो 160, काम किया तो 200, तो अब वो फारिग बैठा हुआ था, उसको 160 तो वैसे ही देने वाले थे, अब काम में लगा दिया तो 200 देने पड़ेंगे। तो इस काम की वजह से बिजनेस को क्या एक्स्ट्रा पड़ रहा है? 40। तो फिर इस सूरत में 40 रेलेवेंट, 0 और 40। दूसरा पेज, इसमें ये जो काली काली सी लाइन है, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा लेकिन ये पेज का साइज तो नजर आ रहा है ना। इस जगह एक बिल्कुल ब्लैक लाइन है, यहां से मैंने लेबर शुरू कर दिया। फिर उसके जस्ट नीचे एक शेडेड लाइन है जो ब्राउन पेजेस की वजह से नजर नहीं आ रही, लेकिन जो वैसी सॉफ्ट कॉपी देख रहे होंगे खोल के उनको नजर आ रहा होगा। इस ब्लैक के नीचे एक शेडेड लाइन, क्या ये? अगर स्पेयर टाइम अवेलेबल है, इसके नीचे ए ये होगा या ये होगा, ए के नीचे 1 और 2, ये मैंने बताए। ए और उस ए के नीचे 1 और 2 ये बताए हैं मैंने। अगर फारिग नहीं था, यानी जितना टाइम उससे तय किया था उस टाइम हम पूरा उससे काम ले रहे हैं, तो उसके तयशुदा टाइम में से तो फारिग नहीं है, लेकिन बंदा वही चाहिए हमें। अब देखना पड़ेगा कि उस बंदे के पास टाइम अवेलेबल है या नहीं, यानी क्या वो ओवर टाइम लगा सकता है या नहीं लगा सकता। ओवर टाइम यानी जितने उससे घंटे 500 एग्रीड हैं वो तो उनमें पूरा बिजी है, लेकिन हम उससे कह रहे हैं यार आइए एक जॉब देखो अगर कर सको तो, कह रहे ठीक है जी कर देंगे, वो एक्स्ट्रा टाइम लगा सकता है। अब रेलिवेंट क्या होगा? जितना उसको हम एक्स्ट्रा देंगे, बिल्कुल ठीक है, जो हम उसको ओवर टाइम में पे करेंगे वो रेलिवेंट है, जो उस ओवर टाइम में पे करेंगे वो रेलिवेंट है। ये मैंने बी का 1 बता दिया, बी का 1 बता दिया जी। सर उससे जो 500 एग्री थे उनमें से जो है 100 के लिए यूटिलाइज करी इस प्रोजेक्ट के लिए, नहीं ना नहीं कर पा रहा ना। अगर मैं जो 500 और किसी और प्रोजेक्ट के लिए थे जो मटीरियल बना रहा था, हाँ। वर्कर हमारा, तो हमने उससे उस प्रोडक्ट की कैपेसिटी को कम किया? नहीं किया ना, नहीं किया। 500 घंटों के लिए उसको हायर किया हुआ था, उन 500 घंटे ही हम उससे पूरा काम नहीं ले पा रहे थे, वो ये है। उसमें से उसके पास कुछ घंटे फारिग थे, वो ये है। लेकिन वो 500 घंटे बिजी है, कोई फारिग नहीं है। उन 500 घंटों को नहीं छेड़ रहे, उससे कह रहे हैं कि और टाइम लगा लो, तुम्हारी छुट्टी 6 बजे, तुम 2 घंटे और दे देना हमें। तो वो जो उन 500 घंटों में से काम ले रहे थे वो नहीं कर रहे हम कम, उसमें भी कमी नहीं की है, उसके अलावा उससे और टाइम लेने को तैयार हैं हम, और वो पैसे, वो एक्स्ट्रा पैसे लेके वो ओवर टाइम कर देगा। तो इस सूरत में रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी? ओवर टाइम। लेकिन अगर वो ओवर टाइम नहीं लगा सकता,
बंदा भी वही चाहिए, ओवर टाइम नहीं लगा सकता, बंदा वही चाहिए। हाँ जी, अब वो जो बिजी है और काम करने में, फिर उससे वो और काम छुड़वाना पड़ेगा। अब उससे और काम छुड़वाएंगे तो फिर हम इस जॉब पे लाएंगे। अच्छा, वो जो और काम उससे छुड़वाएंगे उसमें आगे फिर दो बातें। अगर वो ओवर टाइम नहीं लगा सकता तो फिर उसको इसी जॉब, देखिए हम ना इस जॉब को एवेल्युएट कर रहे हैं कि अगर ये जॉब करनी है तो क्या। तो अगर ये जॉब करनी है, बंदा भी वही चाहिए, फारिग भी नहीं है, उसी को किसी और काम से उठवाना है, तो फिर क्या रेलेवेंट है, ये कर रहे हैं बात। तो अगर वो फारिग नहीं है, ओवर टाइम भी नहीं लगा सकता, तो उसको कहीं और से उठाना पड़ेगा। अब जब कहीं और से उठाना पड़ेगा तो आगे फिर दो बातें आ गई। उसको जिस काम से उठा के लाएंगे उस काम का फिर बाद में क्या करेंगे? या तो उसकी जगह कोई और वर्कर ले आएंगे, नहीं है ना, वो एग्जिस्टिंग भी तो उसकी जगह आ जाएगा ना, या वो काम छोड़ देंगे। हमें इस जॉब के लिए जो वर्कर चाहिए उसके पास टाइम नहीं है अवेलेबल। अब अगर उसी से ही वर्क करवाना है तो वो जहां काम कर रहा था उससे वो काम छुड़ाना पड़ेगा। अब उससे काम छुड़ाने के बाद दो बातें होंगी, या तो उसको जिस काम से उठाया है उसकी जगह कोई और वर्कर आ जाएगा, या फिर वो काम बंद करना पड़ेगा। कितने अरसे के लिए? जब तक इस जॉब पे काम करना है। तो या तो हमें वो जॉब रोकनी पड़ेगी या एक अल्टरनेटिव वर्कर आ जाएगा। या तो हमें जॉब को स्टॉप करना पड़ेगा या फिर उस बंदे की जगह कोई और वर्कर आ जाएगा। जिस तरह अगर मुझे ही अब गार्डन टाउन में और पढ़ाना पड़ेगा तो या तो गुलबर्ग में छोड़ना पड़ेगा, कोई और टीचर आएंगे, या नहीं मुझे तो शिफ्ट करना ही पड़ेगा। नहीं वो बता रहा हूं ना, अभी तो मसला मसले का हल बता रहा हूं। तो अगर मुझे गार्डन टाउन में पढ़ाना पड़ेगा तो गुलबर्ग या तो खत्म हो जाएगा या फिर यहाँ पे टीचर्स वैसे भी नहीं आते हैं, और मैं आते हैं ना, तो आप ही आते हैं बस। अच्छा चले मिसाल बदल देते हैं। तो आप भी नहीं आएंगे तो खत्म। नहीं आऊंगा मिसाल बदल लेता है यार, मिसाल बदल लेता, मिसाल चेंज है। अच्छा चले समझे ना, फिर उधर उधर ना जाए, इसलिए मिसाल दिया है कि समझें, फिर आप लोग और जगहों पर चले जाएंगे। तो अब अगर मुझे गार्डन टाउन में पढ़ाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तो या तो ये कि एक्स्ट्रा अभी लेट से अगर 4 सेशन पढ़ाता तो फिर और जोर लगा के 5 पढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है जी पढ़ा लेते हैं, और नहीं फिर और टाइम नहीं है। अच्छा फिर हो सकता है गुलबर्ग का सेक्शन छोड़ना पड़े, नहीं छोड़ूंगा होगा, लेकिन वैसे बता रहा हूं। तो अब वो जो गुलबर्ग का सेक्शन छोड़ना पड़ेगा उसके फिर दो हल हैं, या तो कोई और टीचर वो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे या फिर वो सब्जेक्ट ही क्लोज हो जाएगा। तो कोई और टीचर पढ़ाएंगे तो ये है, या फिर वो सब्जेक्ट क्लोज हो जाएगा तो ये, ठीक है। वर्कर जो चाहिए उसकी जगह जो खाली होगी या तो कोई और उसको रिप्लेस करेगा या फिर वो काम ही रोकना पड़ेगा। ये दो मसले समझ आए। अगर कोई और वर्कर ज्वाइन कर लेगा, देखें हमें ना एक न्यू जॉब है, इस न्यू जॉब पे ये जो कोई और अदर जॉब थी उस पे ये जो नीला वाला वर्कर था, हमें इस नीले वर्कर को यहां शिफ्ट करना है। अब जब ये यहां शिफ्ट होगा तो फिर इसकी जगह पर ये लाल वाला वर्कर आ जाएगा। अब ये नीला वर्कर यहां पर भी पैसे ले रहा था, और जब इसको हम यहां शिफ्ट करेंगे तो फिर यहां पे भी पैसे लेगा। तो इस वर्कर के जो पैसे थे वो रेलेवेंट है,
नहीं। फिर इस वर्कर को ये काम छुड़वा के यहां लाना और उसकी जगह लाल वर्कर लाना एक्स्ट्रा क्या कॉस्ट करेगा? लाल वर्कर की कॉस्ट। तो जो लाल वर्कर की कॉस्ट पड़ेगी वो इस जॉब की रेलेवेंट कॉस्ट होगी। हालांकि इस जॉब पे तो लाल वर्कर काम नहीं कर रहा, लेकिन इस जॉब की वजह से वो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ जाएगी। जो वर्कर चाहिए उसके पास एग्रीड टाइम में से अवेलेबल नहीं है, ओवर टाइम भी नहीं लगा सकता, तो जो काम वो कहीं और कर रहा था उससे शिफ्ट करना पड़ेगा। अब जब उससे शिफ्ट करना पड़ेगा तो दो बातें होंगी, उसकी जगह पर लाल वर्कर लाना पड़ेगा या फिर वो काम रोकना पड़ेगा। अगर लाल वर्कर आ गया उसकी जगह पर तो इस वर्कर को इस जॉब पे यूज करने की रेलेवेंट कॉस्ट उस लाल वर्कर की कॉस्ट, ठीक है। और इसकी एक और चले मिक्स शक्ल ये हो सकती है कि नीला वर्कर 200 रुपए लेता था, लाल वर्कर 170 रुपए लेगा और नीले वर्कर को यहां लाके हम 300 देने लग जाएंगे। नीला वर्कर पहले 200 रुपए लेता था, इसको यहां शिफ्ट करेंगे तो अब हम उसको 300 देंगे और लाल वर्कर को 170 देंगे, तो अब 270 रेलिवेंट हो जाएगा। इसको यहां 200 देते थे, अब उसको 300 देंगे, 100 ये एक्स्ट्रा पड़ा और 170 वाला लाल वर्कर लाना पड़ा, तो 270 रेलिवेंट। तो कॉन्सेप्ट पीछे वही है कि एक्स्ट्रा क्या पड़ेगा बिजनेस को। और अगर लाल वर्कर भी नहीं आ सकता तो वो काम रोकना पड़ेगा हमेशा के लिए। फिर जितने अरसे तक इस नीले वर्कर को हम यहां शिफ्ट कर रहे हैं उतने अरसे तक ये रोकना पड़ेगा। तो फिर इसको यहां बिठा के जो कमाते थे वो लॉस्ट हो जाएगा, तो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। सर अगर आप कोई कॉस्ट चार्ज करते हैं, मतलब कि अगर आप कैंपस शिफ्ट कर रहे हैं तो अगर आप ये कॉस्ट चार्ज करना फिर वो रेलेवेंट कॉस्ट होगी। मुझे कॉस्ट चार्ज करनी क्या मतलब? किसी और सब्जेक्ट पे आपको भेजते हैं तो अगर आप एक्स्ट्रा कॉस्ट चार्ज करेंगे तो यानी मैं जो पहले 200 रुपए पर आवर लेता हूं तो अब जब मैं 220 रुपए पर आवर लूंगा तो वो जो 20 हाँ वो रेलिवेंट, वो जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो 20 रुपए हाँ रेलिवेंट। और अगर जॉब बंद करनी पड़ेगी तो जो उस दौरान कंट्रीब्यूशन लॉस होगा वो रेलिवेंट। इसकी सवाल अभी कराता हूं, उससे बेहतर समझ आएगी। अभी बस अंग्रेजी तक पढ़ लें। ये मैंने आपको परमानेंट ए बी ये पूरा पढ़ा दिया, परमानेंट का ए और बी पूरा पढ़ा दिया। है प्लस वाले की वजह नहीं बताई, वो भी सवाल के साथ बताता हूं। कंट्रीब्यूशन के साथ हाँ, अभी इसका सवाल कराता हूं ना तो उस प्लस वाले की वजह बताता हूं। जो वजह इसकी होगी वही इनफैक्ट मटेरियल वाले की भी वही वजह होगी। छोड़ के आ रहे हैं, इसके कोलीग्स का काम टेक ओवर कर रहे हैं, यानी इस वर्कर को हम यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं और इसके साथ ही इसका काम संभाल लेते हैं और कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता, तो बस रेलेवेंट कॉस्ट 0। सर इसमें आप जो कंपेयर नहीं करेंगे सर, जो न्यू जॉब से जो अर्निंग हो रही है सर वो अगर कम हो सर? असल में ये जो हम न्यू जॉब पे ये कंट्रीब्यूशन लॉस्ट डालते हैं एज अ कॉस्ट, एंड पे फिर प्रॉफिट निकल आता है, तो इससे क्या आइडिया हो रहा है? जब कंट्रीब्यूशन लॉस्ट है ना कि हम उससे जो वो काम करा रहे थे वो छोड़ के यहां आएगा, तो उसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या ले रहे हैं हम? उस अदर काम पे जो कंट्रीब्यूशन कुर्बान हो रहा है, तो उसको हम यहां कैलकुलेशन में एज अ कॉस्ट लेंगे। अब अगर आंसर फिर नेट पॉजिटिव निकल आया तो इससे क्या शो हो रहा है कि वो काम कुर्बान कर देना चाहिए, उसके बावजूद नेट प्रॉफिट निकल रहा है, तो ये यहां ये बात कवर हो जाएगी। कंपैरिजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। आप ये कह रहे हैं कि हम कंपेयर करें कि उस काम पे क्या था, तो जब उस काम की कुर्बानी यहां पर हमने एज अ कॉस्ट दिखा दी और एंड रिजल्ट फिर प्रॉफिट निकल आता है, तो इसका मतलब है ये नई जॉब उस काम से बेहतर है ना, तो हो गया फैसला। परमानेंट का ए और बी पूरा बता दिया।
अभी मैं सवाल कराता हूं तो हो जाएगी बेहतरी। अच्छा, ये जो उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लेबर लिखा है, ये मैंने बस असल में ना सिर्फ परमानेंट की एक पहली बात मेनली बतानी थी। कॉन्ट्रैक्ट लेबर कुछ खास नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर में सिर्फ इतना है कि बंदे हमें जब चाहिए होते हैं तभी हायर करते हैं, जब चाहिए हो तभी हायर करते हैं। इसको मैंने कॉन्ट्रैक्ट लेबर कहा, यानी कोई कमिटमेंट नहीं है पहले, इसको मैंने कॉन्ट्रैक्ट लेबर कह दिया कि कमिटमेंट कोई नहीं है पहले, कमिटमेंट पहले कोई नहीं है। या तो हमें जो वर्कर हमें चाहिए आराम से मिल जाएंगे, कोई मसला नहीं है, बहुत है उस जैसे मार्केट में। हमें इस जॉब पे जो लोग चाहिए वो मजदूर बहुत है मार्केट में अवेलेबल, मिल जाएंगे आराम से। तो क्या रेलेवेंट होगा? जो उनको हायर करने पे खर्चा आएगा। ठीक है, नहीं मिल रहे मार्केट में तो फिर मरीख से तो लाएंगे नहीं, हैं तो वर्कर हैं वो दुनिया में, मार्केट में नहीं कहीं मिल रहे, तो फिर नहीं, अगर ज्यादा पैसों पे कहीं से ले आए तो वो भी तो मिल गए ना। नहीं मिल रहे मार्केट में, हमारे पास जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन्हीं से कुछ काम चलाना पड़ेगा। तो फिर जब उन्हीं से काम चलाना पड़ेगा तो फिर वो यही बात ही हो जाएगी, या ये होगा या ये होगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाला भी पूरा पढ़ लें। नहीं हो सकती है ना, नहीं, रिप्लेसमेंट से मुराद ये है कि वो जो काम कर रहा था जिसको छुड़वाएंगे उस काम के लोग मिल रहे थे, इस जॉब के नहीं मिल रहे। हम अपने ही एक और ऑफिस से उठा के बंदा शिफ्ट करेंगे क्योंकि इस जॉब के लिए वो जरूरी है। अब वो जहां से उसको उठाया होगा वो काम के मिल जाएंगे लोग, तो वो अल्टरनेटिव ले आएंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने पूरा बता दिया, और इसको पढ़ने के बाद एग्जाम्पल 2 पढ़ लें, मैं बोर्ड पे करता हूं।
हाँ जी, जी सर। यस सर। B16 बनाना है और 500 यूनिट्स बनाने हैं इसके, और इसके लिए चाहिए 3 घंटे स्किल्ड लेबर के, 2 घंटे सेमी स्किल्ड के और 5 घंटे अनस्किल्ड के। स्किल्ड देखते हैं पहले, टोटल लेबर कॉस्ट निकालनी है रेलिवेंट। स्किल्ड देखते हैं पहले, ये जो नोट्स में एग्जांपल 2 है वो कर रहा हूँ। स्किल्ड लेबर देखते हैं। जो स्किल्ड लोग हैं, कंपनी हैज ऑलरेडी हायर्ड और इनके साथ तय है कि इनको हमने पैसे देने ही देने, और ये तय है कि अगर फारिग बैठे तो 200 नहीं 140 रुपए देंगे, 70% ऑफ 200। जितने अरसे में हमने ये वाली जॉब उनसे करवानी है, उस दौरान 800 घंटे उनके पास फारिग अवेलेबल है, और अगर फारिग टाइम में काम पूरा ना बना तो फिर वो ओवर टाइम भी लगाने को तैयार हो जाएंगे, जिसमें हम उनको 20% एक्स्ट्रा दे रहे होंगे। तो हमें इस काम के लिए टोटल उनसे चाहिए कितने? 500 यूनिट्स इंटू 3, और उनके पास सरप्लस कितने अवेलेबल है? 800। तो बाकी हम उनसे ओवर टाइम लेंगे 700। अब इन 800 और 700 घंटों की रेलेवेंट कॉस्ट ये होगी कि ये वाले 800 घंटे तो वैसे भी उनके फारिग बिठा के खिलाना ही था उनको, लेकिन फारिग बिठाते तो 140 रुपए देते, अब काम कराया तो 200 देंगे, तो रेलेवेंट क्या हुआ? 60। तो इन 800 घंटों पे 60 रुपए लगेगा, और जो 700 घंटे हैं इन पे हम उनको 240 रुपए दे रहे होंगे। 240 कैसे? 200 से हम उनको 20% ज्यादा दे रहे होंगे, तो इन 700 घंटों में हम उनको ये रेट दे रहे होंगे 168 था। ये हो गई स्किल्ड की रेलेवेंट कॉस्ट। अच्छा, जिसने मुझे कहा था ना ये हफ्ते की क्लास आप सुबह गुलबर्ग में रखें, वो भाग गया है। वो जो आपके साथ नाश्ता करने जा रहा था। नहीं, एक और था। है? नाम तो नहीं पता वो। स्किल्ड जी, हाँ, स्किल्ड लेबर ओके। अनस्किल्ड आसान है, पहले वो बताता हूँ। अनस्किल्ड लोग मार्केट में बड़े अवेलेबल हैं, तो जितने चाहिए ले आएंगे। अनस्किल्ड के लिए हमें टोटल कितने घंटे चाहिए? 500 यूनिट्स इंटू 2 है 5 है 5, और ये हमें आराम से मिल जाएंगे 40 रुपए पर आर पे, तो 1 लाख। तो ये हो गई अनस्किल्ड की, ये हो गई 2,16,000 स्किल्ड की।
सर ये भी हम जनरल से हट के जो टाइप्स हैं वो करते हैं। हाँ, अब मैंने नंबर 1 शुरू कर दिया है, स्पेशल ऑर्डर करा रहा हूँ। स्पेशल ऑर्डर के सवाल में ना इस तरह के मसाइल होते हैं, तो इसलिए मैं इन चीज़ों को स्पेशल ऑर्डर वाली हेडिंग में बढ़ा रहा हूँ, वरना कुछ और सवालों में भी इससे मिलती जुलती कुछ चीज़ें टेस्ट हो सकती हैं, तो भी हम ये नॉलेज लगा रहे होंगे, लेकिन ज़्यादातर इनकी टेस्टिंग उस स्पेशल ऑर्डर के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए मैं स्पेशल ऑर्डर की हेडिंग में ये सब बता रहा हूँ। क्या वो 2 फालतू से चैप्टर हैं डबल एंट्रीज वाले, वो तो 1-2 दिन में फड़काने हैं, लेकिन ये बस नहीं है, ये स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड पे आते हैं। ये नोटेड ना, और कोई परेशानी इसमें? सेमी स्किल्ड बताता हूँ। सेमी स्किल्ड के लिए हमें जो वर्कर चाहिए वो हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन अभी वो B25 बनाता है बैठ के। सेमी स्किल्ड, अ पर्सन पोजेसिंग रेलिवेंट स्किल्स इज करंटली एंगेज इन प्रोड्यूसिंग अनदर प्रोडक्ट 25। और अनस्किल्ड की हेडिंग से ऊपर लिखा हुआ है कि अगर इस बंदे को हमने B16 पे शिफ्ट किया तो उस दौरान B25 बनाने को रोकना पड़ेगा। इसका मतलब कोई और अल्टरनेटिव नहीं है अवेलेबल। इसके आर्स कितने चाहिए? 500 इंटू 2, तो हमें इसके 1000 घंटे चाहिए। तो हमें इसकी रेलिवेंट कॉस्ट निकालने के लिए 1000 आवर्स को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करते हैं। B25 का 1 यूनिट कितने का बिकता है? 510। उस पे मटेरियल कितना लगता है? 175। लेबर कितनी लगती है? 180। वेरिएबल ओवरहेड कितने लगते हैं? 50। फिक्स्ड ओवरहेड लिखूं? क्योंकि वो तो वैसे ही बस जबरदस्ती पर यूनिट बनाए हुए होती होगी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, लेकिन ओरिजिनली तो वो टोटल ही होते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो तो बनाने को तो बना लें, लेकिन ओरिजिनली तो वो टोटल चीज है। तो हम ये B25 बनाए ना बनाए, टोटल फिक्स कॉस्ट तो फैक्ट्री में उतनी ही हो रही होगी, इसलिए ये रेलेवेंट नहीं है। तो हम अगर एक B25 बेचते थे तो कितना कमाते थे? 105। तो मैं इसको 105 से मल्टीप्लाई कर दूं? क्यों नहीं? क्योंकि ये आर्स हैं, तो मल्टीप्लाई करने के लिए रुपीस पर आर चाहिए। ये रुपीस पर आर नहीं है, ये तो रुपीस पर यूनिट है। B25 का 1 यूनिट इस वर्कर के 3 घंटे ले जाता था, यानी ये वर्कर 3 घंटे मेहनत करता था तो इतने पैसे कमाते थे। तो हम उसके 1 घंटे काम करने पे कितना कमा रहे थे? तो कंट्रीब्यूशन पर आर 30। दोबारा अगर हम इस बंदे को B25 से उठा के यहां लाएंगे तो वो जो B25 से कमाते थे वो कुर्बान करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन कुर्बान करनी पड़ेगी। तो ये हमारी रेलेवेंट कॉस्ट होगी। 105 को इससे मल्टीप्लाई कर दें। इसमें क्या टेक्निकल खराबी है? ये है 1000 आवर्स और ये 105 रुपीस पर यूनिट है, तो इसको तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। या तो हम इसको यूनिट्स बनाएं या उसको पर आर बनाएं। तो इसको पर आर बनाने के लिए इस 105 को 3 से डिवाइड करना पड़ रहा है। क्यों?
क्योंकि ये वर्कर B25 बनाने में 3 घंटे ले जाता था, 3 घंटे लगाता था, मेहनत करता था, तो हम 105 कमाते थे। तो हम उसकी 1 घंटा मेहनत करने से कितना कमाते थे? 35। तो हमें वो वर्कर 1 घंटे के 35 रुपए कमा के दे रहा था। अगर हम उसको वहां से उठा के यहां ले आएंगे तो हम पर आवर कितना नुकसान उठा रहे होंगे? 35। तो 1000 इंटू 35। तो सारा काम बंद हो जाएगा। हाँ हाँ, जब वो आ जाएगा बंदा, वो काम तो फिर सारा रुक जाएगा। हाँ तो हकीकत में तो सारा लॉस होगा ना 105 का। नहीं, लेकिन 105 पर यूनिट है ना। B25 का एक यूनिट जो नहीं बन सक रहा होगा उस पर 105 रुपए नुकसान है। तो 25 तो रुक जाएगा ना सर, जब वो इस 1000 को इंटू 105 कर दें, क्यों नहीं? नहीं, बात सिर्फ रेलेवेंट की नहीं है, 105 है रेलेवेंट, लेकिन 1000 इंटू 105 क्यों ना करूं? क्योंकि मैथमेटिकली ठीक नहीं है। 1000 आवर्स इंटू 105 रुपए पर यूनिट नहीं हो सकता। हमें यह देखना है कि ये वर्कर अगर हम उस काम से उठाते हैं, वो B25 बनाता था, B25 इतना कमा के देता था। हम इस वक्त B25 को नहीं देख रहे, हम ये देख रहे हैं कि वो बंदा जो हमें वहां पर कुछ कमा के देता था, अगर हम 1000 घंटे उसके वहां से यहां लगा लें तो वो उन 1000 घंटों में क्या कमा के देता था जो नहीं कमाएगा। तो 1000 घंटों को इंटू रुपीस पर आवर ही देखना पड़ेगा ना कि कितना कमाता था पर आवर। तो 3 घंटों में वो 105 रुपए कमा के देता था। 3 घंटों में क्यों? क्योंकि एक यूनिट 3 घंटे में बनता था, तो वो 3 घंटे में 105 कमा के देता था, यानी पर आवर बेसिस पे वो 35 कमा के देता था, तो इसलिए 35। बाकी क्या? क्योंकि B25 तो वैसे नहीं ना बनेगा। अच्छा चलें, फिर आपको मैं एक और तरीके से बताता हूं। 1000 घंटों में उसने कितने P25 बना लेने थे? 1000 घंटों में तकरीबन 300 इतने बना लेने थे। तो अब इतने नहीं बना सकेगा, 105 कमाता था एक पे, तो फिर अब हमारा टोटल नुकसान कितना होगा? 35,000। ठीक है, ये कितना आ रहा है? 35,000। तो हम वो सारा नुकसान ही कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन 1000 को 105 से नहीं मल्टीप्लाई करना बनता। 105 को करना है तो फिर 1000 को नहीं, फिर 333 को करना है। अगर 1000 को करना है तो फिर 105 नहीं 35 से करना है। इसलिए कंट्रीब्यूशन पर आर मैंने आपको रेलेवेंट कही है। ये जो ए और बी में कहीं लिखा हुआ है, मैंने बोल्ड करके लिखा है कंट्रीब्यूशन पर आर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं, पर आर। तो वो इस वजह से कि 1000 इंटू 35 करना है, 1000 इंटू 105 नहीं करना। वो असल में आप 1000 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो आप ये बना रहे हैं। अच्छा, उसका क्या फार्मूला बताऊं? नहीं, जनरल बताना ना। जनरल तो कैसे याद रखें? जितने और जितना टोटल लॉस हुआ, जितने और वहाँ पे लगते थे। हाँ, तो फिर आप जितना कंट्रीब्यूशन था डिवाइडेड बाय जितने आवर्स लगते थे, फिर ये फार्मूला बना रहे हैं ना। बना लें, ऐसे बना लें। 1000 इंटू 35 है क्या चीज? 1000 घंटों में वो कितने B25 बना लेता? एक B25 कितनी देर में बनाता था? एक B25 कितनी देर में बनाता है? 3 घंटों में बनाता है ना। तो 1000 घंटों में कितने B25 बना लेता? कैसे निकालें? किसको किससे डिवाइड करूं? 1000 को 3 से, तो वो ये है। यानी उसने 1000 घंटों में इतने B25 बना लेने थे, और एक पे चूंकि इतना कमाना था हमने, तो इतना टोटल हमारा नुकसान होगा। तो या तो ऐसे निकाल लें या ऐसे निकाल लें। मैंने लिखा नहीं भी आगे 35,000, अभी आगे 35 नहीं लिखा। अभी तक 1000 इंटू 35 वाली बात समझ आई या नहीं? 35 या 105? 35।
इस 105 के कैलकुलेट करते हुए हमने फिक्स्ड को क्यों इग्नोर कर दिया? क्योंकि वो तो होना ही होना है। इस वर्कर को हम चाहे B25 बनवाएं या B16 बनवाएं, 60 रुपए तो देने ही नहीं है इसको। अच्छा चलें एक और तरीके से बताता हूं। 105 को 3 से डिवाइड करने की बजाय अगर मैं ऐसे करूं कि 510 को 3 से करें डिवाइड, 510 हैं, इसको करें 3 से डिवाइड, पॉइंट, इसको करें 60, इसको करें 15.67। क्यों बन गया ये? क्योंकि इसको 3 से डिवाइड करने की बजाय सबको, यानी सारी फिगर्स मैंने पर यूनिट की बजाय इस 35 रुपए कैलकुलेट करते हुए ये सब प्लस माइनस हुआ और हम इस 35 को एक रेलेवेंट कॉस्ट कह रहे हैं। अगर ये वर्कर B25 बनाए, अगर ये वर्कर B16 बनाए तो उसको 60 रुपए तो देना ही है ना, तो 60 रुपए तो देना ही है, तो ये 60 रुपए फिर रेलेवेंट हुआ? 60 रुपए नहीं हुआ ना रेलेवेंट। हम इस वर्कर से चाहे B16 बनवाएं चाहे B25 बनवाएं, 60 रुपए तो देना ही है ना उसको पर आवर। तो इस 35 रुपए जिसको हम रेलिवेंट कॉस्ट कह रहे हैं, इस 35 के निकालने में ये 60 लेस हुआ है, तो वो तो रेलिवेंट नहीं है। तो क्या करें? ऐड बैक कर दें। तो मैंने फार्मूला क्या बना दिया इसलिए आपके लिए, कंट्रीब्यूशन पर आवर प्लस कॉस्ट ऑफ दिस लेबर। हम इस 35 को यहाँ रेलिवेंट ले रहे थे ना, क्योंकि 1000 घंटे काम लेंगे तो जितना उससे कमाते थे वो नहीं कमा सकेंगे, इसलिए इसको रेलिवेंट लिया था। इस 35 की कैलकुलेशन में ये सब इस्तेमाल हुआ है। हमने इधर कैलकुलेशन करते हुए फिक्स्ड को क्यों नहीं लेस किया? क्योंकि वो तो होना ही होना है। तो हमने इस वर्कर को चाहे B25 बनवाएं चाहे B16 बनवाएं, 60 रुपए देने नहीं है, तो 60 रुपए तो उसको देना ही है, तो फिर वो 60 रुपए रेलिवेंट है नहीं, तो फिर ये एक इररेलेवेंट चीज है जो इसकी कैलकुलेशन में माइनस हुई हुई है, तो इसको हम 35 में ऐड बैक कर देते हैं। तो इसलिए आपको फार्मूला बना दिया कि कंट्रीब्यूशन पर आवर प्लस कॉस्ट ऑफ दिस लेबर। क्या हुआ? नहीं, B25 तो वो बनाता ही था ना, B25 तो बनाता था, B25 का डाटा तो ये है। अब हम सिर्फ ये देखना हाँ, लेकिन डिसीजन इस वक्त B25 का नहीं होने लगा ना, इस वक्त ये डिसीजन हो रहा है कि हम इसे B16 पे शिफ्ट करें या ना करें। हमारे इस डिसीजन के लिए कि इसको B16 पे शिफ्ट करें या ना करें 60 रुपए रेलिवेंट है नहीं है ना, तो वो मैंने 60 रुपए रेलिवेंट को छोड़ दिया। इस वक्त डिसीजन B25 बनाने का नहीं कर रहे हैं हम, B25 तो बनता ही है, B25 तो बनता ही आ रहा है ना। डिसीजन क्या होने लगा है कि B16 बनाएं या ना बनाएं, तो इस B16 बनाने से बिजनेस को 60 रुपए तो पड़ना ही पड़ना है, तो इसलिए वो 60 रेलिवेंट नहीं है, तो इसलिए वो 60 उड़ाने की बजाय 35 में ऐड बैक कर लिया। तो इसलिए ये फार्मूला बना दिया कि कंट्रीब्यूशन पर आर। अच्छा, कंट्रीब्यूशन पर आर क्यों लिखा? क्योंकि 1000 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, 105 से नहीं करेंगे, और साथ 60 ऐड कर देना। तो यानी यहां पर अब रेलिवेंट आ जाएगा 95। 60 वो वेरिएबल जो होगा। अच्छा हाँ, तो ये बता दें कैसे रेलेवेंट है, ये मतलब लिंक बनाना समझा नहीं बात। 16.67 रेलेवेंट है, कैसे रेलेवेंट है ये थोड़ा सा इस एग्जांपल में समझिए। वेरिएबल है ना, तो अब जब हम इस पे शिफ्ट हो जाएंगे तब नहीं लग रहा है, उसके वेरिएबल नहीं हो रहे होंगे। B25 के पता नहीं कौन से वेरिएबल थे, अब नहीं हो रहे, अब नहीं हो रहे होंगे। डिसीजन से कोई इफेक्ट हो रहा है। हाँ, अब जब B25 नहीं बनेगा तो 510 मिलता था, नहीं मिलेगा, मटेरियल लगता था, नहीं लगेगा, वेरिएबल ओवरहेड लगते थे, नहीं लगेंगे। लेकिन लेबर ये वही बंदा है, वहां भी इसको 60 पर आर देते थे, अब भी 60 पर आर देने, तो ये 60 पोर्शन नहीं है रेलेवेंट।
तो इसलिए उसको छोड़ दिया, बाकी सब रहा रेलिवेंट। दिस माइनस दिस करें 95 आ जाएगा। तो अगर वर्कर हमारे पास हो और उसको किसी और काम से शिफ्ट करना हो तो उसकी रेलिवेंट कॉस्ट क्या हो गई? कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट अदर काम प्लस इसके अपने पर आर। यहाँ पे ये भी तो देख सकते हैं कि मतलब जो उसका पर और रेट है, हाँ, कॉस्ट ऑफ दिस लेबर पर आर रेट। हाँ, ऐसे कह लें, जो उसका बेसिक रेट है, ठीक है, ऐसे कर लें। तो मैंने वो पीछे सोल्यूशन में 35 अलग और 60 अलग लिख लिया, तो यहाँ पर आप 95 लिख लें। लेबर डन। ओवरहेड्स आसान से हैं। नोट्स में अगले पेज पे आए। फिक्स्ड ओवरहेड्स कौन से रेलेवेंट होंगे? जो एक्स्ट्रा होंगे। अगर आपको बिजनेस का एग्जिस्टिंग फिक्स्ड OAR दिया हुआ है, आपको कहा जी इस बिजनेस का फिक्स्ड OAR ये है, तो वो इररेलेवेंट चीज होगी, क्योंकि वो OAR निकाला गया होगा साल के शुरू में, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स जो होने ही होने थे डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। तो जो फिक्स्ड OAR सवाल में दिया होगा वो इररेलेवेंट है। हाँ, अगर इस जॉब के लिए कोई एक्स्ट्रा फिक्स्ड ओवरहेड्स होने हुए वो रेलेवेंट है। लेकिन सवाल में जो वेरिएबल OAR दिया होगा वो रेलेवेंट है, क्योंकि वेरिएबल OAR वेरिएबल ओवरहेड्स होते ही वो हैं जो यूनिट्स बनेंगे तो ओवरहेड्स होंगे, नहीं बनेंगे तो नहीं होंगे। तो ओवरहेड्स क्वेश्चन में आपको अगर फिक्स्ड OAR दिया हुआ है तो रेलेवेंट नहीं है, वेरिएबल OAR दिया हुआ है तो रेलेवेंट है। फिक्स्ड OAR तो रेलेवेंट नहीं है, लेकिन अगर इस जॉब से रिलेटेड कोई एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड्स दिए हैं तो हाँ वो रेलेवेंट है। तो फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड्स वाली हेडिंग में मैंने 4 बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए, 2-2 करके। चौथा अभी नहीं बताया, पहला दूसरा तीसरा बता दिया, चौथा भी नहीं बताया, वो एक सवाल के साथ बताऊंगा। ओवरहेड्स ओके। ये जो अब फिक्स्ड ओवरहेड्स वाली फिक्स्ड एसेट्स वाली बात है, ये अगली क्लास में। अभी एक सवाल कराता हूं। सबसे एंड पे मैंने एक एग्जाम नोट लिखा हुआ है, ये पिछले कोई अटेम्प्ट से ये एग्जामिनर को बड़ा पसंद आया है। लॉजिकल बात है। लॉजिकल बात क्या है कि अगर हमें एक ही काम के लिए जो रिसोर्स चाहिए 2-3 तरह मिल रहे हैं, यानी लेबर फलाने से करा ले, फलाने से करा ले, फलाने से करा ले, तो हम कौन सा रिसोर्स चुनेंगे? जो सस्ता पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, यही एग्जाम नोट में लिखा हुआ है मैंने। ये सवाल करते हुए हो सकता है आपको एक से ज्यादा तरह के रिसोर्स बताए हों, तो उनमें से फिर हम सस्ता वाला ले रहे हो। नहीं ना, वो अल्टरनेटिव ही तब है अगर क्वालिटी पे फर्क नहीं डालना होगा, तो तभी तो वो अल्टरनेटिव है। एग्जाम नोट चले। अब तो इसमें प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है। ये सिर्फ 1-2 जुमले नहीं पढ़ाए, बाकी अब इसमें प्रैक्टिस है। आसान से शुरू करके फिर लेवल वो ऊपर लेके जाऊंगा। तो अभी एक आसान सवाल ही करते हैं। ऑटम 12 क्वेश्चन नंबर 8 टाइची लिमिटेड। टाइची कर लें, जो मर्जी रख लें, TYCHY। क्वेश्चन नंबर 8 ऑटम 2012 पढ़ लीजिए, मैं करता हूं बोर्ड पे।
हाँ जी, पढ़ लिया कि पढ़ रहे हैं? स्पेशल ऑर्डर का सवाल आप ना स्पेशल ऑर्डर की बजाय आपको इस तरह के डेटा से पता चल जाया करेगा कि इतना पहले है, इतना और है, ये रेगुलर नहीं है। इस तरह के डेटा से पता चल जाया करेगा कि इस टॉपिक का सवाल है। पहला पैराग्राफ, टीएल स्पेशलाइज्ड मोटर्स बनाती है, ठीक है। कंपनी को एक कोटेशन मिली है कि वो एक इंडस्ट्रियल यूनिट है पंजाब में, टेक्सटाइल फैक्ट्री है, उनको एक मोटर बना के देनी है। इसकी कोटेशन मांगेगी। कोटेशन मांगने का मतलब होता है कि उनसे कहा गया है कि आप बताएं कितने पैसे लेंगे। ये मीटिंग टीएल के एक टेक्निकल मैनेजर ने की है, 1 घंटा लगा उसका, और वो है तो पूरे साल की एनुअल सैलरी, लेकिन बहरहाल अगर कैलकुलेशन की जाए तो पर आवर उसके 2500 बनते हैं। ये पहला बरग पर डे उसके 2500 रुपये बनते हैं। और अगर पर आवर करना चाहें तो 2500 को 8 से डिवाइड करना है।
ये पहले पैराग्राफ में इस मैनेजर का खर्चे के बारे में बताया है। पहले पैराग्राफ की अंग्रेजी में कोई और वर्ड जो ना समझ आया हो, पहले पैराग्राफ की अंग्रेजी में कोई मसला, अंग्रेजी के मसले भी पूछ लिया करें। पहले पैराग्राफ पॉइंट 1 2 3 4 तो करते हैं। रिक्वायर्ड कंप्यूट द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल मोटर, कि ये जो हमने टेक्सटाइल मोटर बनानी है इसकी रेलेवेंट कॉस्ट निकालनी है। तो अगर ये स्पेशल ऑर्डर नहीं भी है तो वो खुद कह रहा है कि कौन सी कॉस्ट निकालनी है, रेलेवेंट कॉस्ट। नॉर्मली सवालों में ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी कभार हो जाता है। गिव ब्रीफ रीजंस, कि आप किसी खर्चे को रेलेवेंट ले रहे हैं तो क्यों, और किसी को छोड़ रहे हैं तो क्यों। कितने को ब्रीफ, एक एक दो दो लाइनें बहुत है, बस पॉइंट कन्वे करना है। तो कॉस्ट निकालनी भी है और उन सब की अंग्रेजी में रीजन भी बतानी है कि इसको क्यों शामिल कर रहे हैं या इसको क्यों शामिल नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला पैराग्राफ, इस खर्चे को रेलिवेंट मानना है या नहीं मानना। टेक्निकल मैनेजर क्यों? क्योंकि उसकी एनुअल सैलरी है जो उसको पे करते ही करते हैं। वो इक्विवेलेंट का मतलब है कि वैसे ही अगर पर डे निकाला जाए तो वो तो एक इक्विवेलेंट पर डे निकालना है, जबरदस्ती तो निकालने देते तो एनुअल सैलरी है उसको। तो अगर उसने उस एनुअल सैलरी लेने पे 1 घंटा जाके मीटिंग कर ली तो कर ली, तो इस मैनेजर की सैलरी का कुछ पोर्शन रेलिवेंट होगा? नहीं होगा। तो हम ये रीजन बताएंगे कि इसलिए रेलिवेंट नहीं है क्योंकि इसको एनुअल सैलरी दी जाती है। तो इसको इसमें हम 2 काम कर रहे होंगे। बेशक आप वो एक टेबल में काम कर लें, या ऐसे भी कर सकते हैं कि चूंकि टोटल कॉस्ट, ये मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8 और टर्म 12, कि आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लें और जब सारी कॉस्ट कैलकुलेट हो जाए तो नीचे फिर अंग्रेजी में रीजंस लिखने शुरू कर दें। उन कॉस्ट के नाम ले लेके बताना शुरू कर दें कि क्यों शामिल कर रहे हैं, क्यों शामिल नहीं कर रहे हैं। तो कैलकुलेशन हो जाएगी और फिर अंग्रेजी आ जाएगी। तो अंग्रेजी में पहला पॉइंट आ जाएगा सैलरी का। क्या रीजन बताएंगे कि इसको चूंकि एनुअल सैलरी दी जाती है तो ये रेलिवेंट चीज नहीं है। पॉइंट नंबर 1, 120 फुट वायर सी की जरूरत पड़ेगी, करनी होगी वाइंडिंग हैंडिंग। तो 120 फुट चाहिए होगी वायर सी, विच इज रेगुलरली यूज्ड बाय टीएल। अब चूंकि ये रेगुलर यूज होती है तो चाहे स्टॉक में पड़ी है चाहे नहीं पड़ी है, रेलिवेंट क्या होगा? खरीदनी पड़ेगी। तो 65, 63 या 68, 65, 63 या 68, 68। और बेशक स्टॉक में 300 फुट पड़ा हुआ है फिर भी 68। तो वायर सी चाहिए कितना? 120 इंटू 68, 8160। और नीचे अंग्रेजी में इसकी रीजन क्या बताएंगे कि ये रेलिवेंट है। और हम 68 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये मटेरियल रेगुलर यूज का है तो इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट रेलिवेंट होती है। हाँ जी, वायर सी ओके। पॉइंट नंबर 2, अगर मैनेजर को इसके अगेंस्ट कोई बोनस वगैरह मिलना होता है, इस मीटिंग का कोई इनाम देते? नहीं सर, इसके अगेंस्ट कोई किसी मीटिंग की वजह से या किसी काम की वजह से बोनस या कमीशन मिलना होता है तो अच्छा, मिल चुका होता उसको या अच्छा मिलना क्यों होता? क्योंकि उसने मीटिंग की थी, मीटिंग सक्सेसफुल हो गई और अब उसको बोनस देना है 15 दिन बाद, रेलिवेंट कॉस्ट। इस मैनेजर ने मीटिंग की, बड़ी अच्छी कहानियां सुनाई उसने, फंसा लिया कस्टमर को। मीटिंग हो गई अच्छी, उसने कहानियां सुना ली, इस बात पे खुश होके हम उसको बोनस देने लगे हैं। डिसीजन इसका क्या होने लगा है कि अब ये काम करना है कि नहीं करना है। तो हम उसको बोनस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसने अच्छी मीटिंग की थी, तो उसको जो बोनस देंगे वो रेलिवेंट है? नहीं, वो रेलिवेंट नहीं है। एक्स्ट्रा कैसे? एक्स्ट्रा से मुराद ये है कि अगर हम इन कंपनी को हाँ बोलेंगे तो देंगे बोनस। नहीं,
मीटिंग हो गई ना, अब से ऑनवर्ड हम क्या करने लगे हैं, या तो हम उस कंपनी को ये मोटर बना के देंगे या नहीं बना के देंगे। तो मोटर बना के दें या मोटर बना के ना दें, इस मैनेजर के बोनस पे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि उसको बोनस क्यों देना है? जो उसने मीटिंग अच्छी की थी उस पे नहीं, ठीक है समझे जी। ये कह सकते हैं इसमें जो हमें प्रॉफिट आएगा, हम मैनेजर को ये कह सकते हैं कि अगर तुम इसमें हम ये जॉब कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं तो फिर डिसीजन कैसे हुआ? तब देखिए सर, मैनेजर को ये कह सकते हैं जो प्रॉफिट आएगा उसका इतने % तुम्हें देंगे एक्स्ट्रा। अगर तो इस जॉब पे ही जो प्रॉफिट आके परसेंटेज उसको देनी है तो हाँ फिर वो रेलेवेंट चीज है, क्योंकि वो जॉब करेंगे तो उसको परसेंटेज देंगे ना, नहीं करेंगे तो नहीं देंगे, तो हाँ फिर वो रेलेवेंट है। लेकिन अगर उसकी अच्छी मीटिंग का इनाम वैसे ही उसको 5,000 रुपए देने हैं तो फिर वो 5,000 रेलेवेंट नहीं है। वायर सी डन। एक वायर डी चाहिए। अच्छा, ये जो पॉइंट नंबर 2 में, ये दूसरे सेक्शन में एक बच्चे ने पूछा था, इस सेक्शन में तो नहीं पूछा था तो अब बता देता हूं। 50 kg ऑफ एनदर मटेरियल विज वायर डी। ये अनदर मटेरियल विज है कि वायर डी है? तो विज क्या है? विज अंग्रेजी में इस्तेमाल होता है जो के, अनदर मटेरियल जो के वायर डी है, तो ये विज का मतलब है जो के वायर डी है? नहीं नहीं, एक और सवाल में आया था ये, तो उस सवाल को आप लोगों ने नहीं पूछा था, उसने पूछ लिया था, कल परसों ही कोई सवाल किया था। तो ये विज जो है ना, वो विच इज जो के 50 kg चाहिए वायर डी का, और 30 कुछ और कंपोनेंट्स भी चाहिए। जो वायर डी है हमें चाहिए 50 किलो, लेकिन जिस सप्लायर से खरीदेंगे वो कहता है मैंने 60 किलो से कम तो बेचना ही नहीं है, तो हमें इस जॉब की वजह से 60 किलो खरीदना पड़ेगा, तो वो 60 किलो ही रेलेवेंट होगी। 60 किलो इंटू 10। और अगर ये जो 10 किलो बचता, इसको हम किसी कबाड़िए को 2 रुपए का बेच लेते तो फिर वो इसमें से लेस कर देता, फिर 10 किलो इंटू 2 रुपए फिर लेस हो जाता। क्योंकि अब वो बेकार होगा, फेंकना ही पड़ेगा, तो खर्चा तो हमारा पूरे 60 किलो का हो जाना है, तो ये रेलेवेंट है। और अदर कंपोनेंट्स कितने के मिलेंगे? 80 का एक मिलेगा। चाहिए कितने? 30। और ये अंग्रेजी तो बीच में रह गई। वायर डे की अंग्रेजी हम ये लिखेंगे कि वायर डी हमें नई खरीदनी पड़ेगी, तो ये रेलेवेंट है, और पूरा 60 किलो का खर्चा रेलेवेंट है, क्योंकि इसी जॉब के लिए हमें पूरा 60 किलो खरीदना पड़ेगा, तो इसलिए वायर डी का 60 किलो खरीदना रेलेवेंट है। और अदर कंपोनेंट्स की भी यही अंग्रेजी है कि हमें नए खरीदने पड़ेंगे, तो वो जो 80 खरीदने पड़ेंगे वो रेलेवेंट, 30 खरीदने पड़ेंगे वो रेलेवेंट कॉस्ट है 80 रुपये। पॉइंट नंबर 3 में अब मजीद, पॉइंट नंबर 2 में कोई और अंग्रेजी ना समझ आई हो, पॉइंट नंबर 2 में कोई अंग्रेजी ना समझ आई हो। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, स्किल्ड लेबर के 250 आवर्स चाहिए होंगे। स्किल्ड वर्कर्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, जिनको हम 20 रुपए पर आवर देते हैं। करंट स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल का मतलब है कि जो ऑलरेडी हायर्ड लोग हैं उनके पास कितने घंटे फारिग हैं अभी? 100। इस जॉब के लिए चाहिए कितने? 250। तो उन 100 घंटों को तो इस्तेमाल कर लेंगे, बाकी 150 के लिए हमारे पास 2 हल होंगे। या तो उन्हीं लोगों को 23 रुपए ओवर टाइम पे ले लें, या उनकी जगह कोई और वर्कर्स जो कि सस्ते में मिलेंगे वो ले लें। नहीं, अब वो 21 और 23 को नहीं कंपेयर करना। अगर सस्ते वाले लोग लाएंगे तो फिर 7 सुपरवाइजर भी लाना पड़ेगा,
और उसको भी फिर 5 घंटों के पैसे देने पड़ेंगे। तो हमें इनका टोटल कंपैरिजन करके ही पता चलेगा। तो जो स्किल्ड लोग चाहिए, जो स्किल्ड लेबर के 100 घंटे अवेलेबल हैं, चले वो तो लेना, 100 घंटे तो लेना इस्तेमाल। उनकी रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी? 20 होगी सर गारंटी अगर करते हैं देंगे तो पूरी देंगे। नहीं सर, जीरो होगी। क्यों? सर क्योंकि वो तो देनी है। वो तो 20 रुपए देना ही है, रिड्यूस रेट की तो कोई बात नहीं की, तो इनका कुछ भी रेलिवेंट नहीं। 100 घंटे जो उनके पास स्पेयर अवेलेबल हैं, उनको हमने 20 रुपए वादा किया हुआ है। या तो होता ना कि फारिग बिठाएंगे तो 12 रुपए देंगे, फिर 8 रुपए रेलिवेंट लेते, 20 रुपए देने ही देने उनको। तो जो उनके पास फारिग 100 घंटे हैं, उनकी हमें रेलिवेंट कुछ भी नहीं पड़ेगी। और उसकी अंग्रेजी में भी हम यही बात करेंगे कि इनको चूंकि हमने 100 घंटों के तो पैसे देने ही देने थे, 20 के 20 देने थे, तो अगर वो 100 घंटे यूज हो भी जाएंगे तो रेलिवेंट कुछ भी नहीं होगा। और जो एडिशनल लेबर चाहिए उसके लिए एक वर्किंग करते हैं। एडिशनल लेबर के हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो ओवर टाइम इन्हीं से लगवा लें। कितना? 150 इंटू 3450 या फिर टेम्परेरी वर्कर्स लाएं और उनको 150 घंटे के कितने पैसे दें? कितना? 31। और 7 सुपरवाइजर भी लाना पड़ेगा, 5 इंटू 20। 3250 तो या तो हम इनसे ओवर टाइम में काम करा लें या काम ऐसे चला लें, तो फिर ये बेहतर है। वो तो हमारी वर्किंग, ठीक है बता देंगे। वैसे तो वर्किंग में भी नजर आ गया, लेकिन हम ये बता देंगे कि इसमें हम रेलिवेंट ये लेंगे क्योंकि हमें ये चीपर पड़ रहा है। यहाँ तक कोई बहुत मुश्किल काम तो नहीं है। हाँ, तो मैंने भी सवाल ही आसान पकड़ा है। तो चले इसी से थोड़ा सा ऊपर स्प्रिंग 16 क्वेश्चन 7, ये होमवर्क है। मंडे को जब आप आए, एक सवाल होमवर्क दे रहा हूँ। स्प्रिंग 16 क्वेश्चन 7 स्प्रिंग 16। GPL ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड मिल गया? नहीं मिला? किस चैप्टर में देख रहे हैं? देखें, शायद वो डिसीजन मेकिंग वाले में भी देखिएगा, या तो डिसीजन मेकिंग वाले में होगा या रेलेवेंट कॉस्टिंग में होगा। मुझे लगता है कि है इसमें। है नहीं, पास पेपर में तो है, वो तो राइस की बुक में देख रहे हैं ना। तो वो रेलेवेंट कॉस्टिंग वाले चैप्टर में है या पता नहीं।
लास्ट पॉइंट नहीं, अभी सॉरी आधा रहता है। मशीन ऑन विच द मोटर वुड बी मैन्युफैक्चर्ड वॉज लीज्ड। लीज मतलब किराए पे, लीज का मतलब है किराए पे। पिछले साल ये मशीन किराए पे ली थी जिसका हर महीने 5,000 रुपए किराया जाता है। ये 5,000 रेलिवेंट है? क्यों? ये तो पे करते ही करते हैं, ठीक है। और इस मशीन पे जब हम ये प्रोडक्ट बनाएंगे तो 15 रुपए पर आवर वेरिएबल खर्चे आएंगे। ये रेलिवेंट है, तो वेरिएबल रेलिवेंट है। 15 रुपए पर, और कितने घंटे मशीन के चाहिए होंगे? 30। ये पॉइंट नंबर 3 की पहली लाइन में लिखा हुआ था। पॉइंट 3 की पहली लाइन के बिल्कुल एंड पे लिखा हुआ। इस मोटर को बनाने के लिए हमें 30 मशीन आवर्स काम करना पड़ेगा। कितना? 450। तो इसकी अंग्रेजी में हम ये बताएंगे कि चूंकि ये वेरिएबल ओवर रनिंग कॉस्ट है तो ये रेलेवेंट है। मशीन चलेगी तो वेरिएबल ओवरहेड होंगे। और लास्ट पॉइंट, फिक्स्ड ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड एट द रेट ऑफ 25 रुपए पर आवर, यानी ये फिक्स्ड OAR है तो ये इररेलेवेंट। 14860। हाँ, नहीं मिला सवाल? ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, गूगल पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 स्प्रिंग 16। ये अच्छा है, रीजनेबल सवाल है। अगर आपसे ये आराम से हो गया तो अच्छी बात है, आपको कॉन्सेप्ट आ गया समझ। कल मैं इस पे फिर और मुश्किल सवाल कराऊंगा अगली क्लास में। चल ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।